Hello dear students, welcome to your 12th N2T educational channel. So far we are studying life process. हम लोग लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं और लाइफ प्रोसेस में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन समझे थे। हम समझ चुके हैं लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेस का क्या रोल है। हम ये भी समझे थे फूड क्या है। हम आज समझते हैं रेस्पिरेशन, इसका बेसिक आइडिया लेंगे, बाकी रेस्पिरेशन आगे समझेंगे। तो पहले समझते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। बेसिकली रेस्पिरेशन ये बायोमैकेनिकल प्रोसेस, अगर रेस्पिरेशन की बात करते हैं बायोमैकेनिकल प्रोसेस होता है। अब बायोमैकेनिकल प्रोसेस का मतलब होता है मैकेनिकल प्रोसेस, मीन्स वैसा प्रोसेस जिसमें कोई केमिकल चेंज इन्वॉल्व नहीं होता। रिएक्शन दो तरह से पढ़े ना, फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का अर्थ ही होता है सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस लाना, बट रेस्पिरेशन में ऐसा नहीं होता। रेस्पिरेशन में क्या होता है, क्या इन्वॉल्व, नोज है, नोज से क्या होता है, इनहेलेशन होता है, इनहेलेशन होता है, इनहेल करते हैं। आगे पढ़ेंगे इसको पूरा डिटेल में, अभी रफ समझते हैं। नोज से इनहेलेशन होता है, इनहेलेशन के बाद ये लंग्स में आता है। नोज से लंग्स में आया, क्या आया, ऑक्सीजनेटेड एयर। क्या रहा, ऑक्सीजनेटेड एयर। तो जो ऑक्सीजनेटेड एयर है ये लंग्स, नोज से लंग्स में आया। लंग्स में एल्वोली है, पूरा डिटेल में समझेंगे हम लोग, अभी रफ आइडिया दे रहे हैं। एल्वोली, एल्वोली बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन रिलीज कर दिया जाता है लंग्स में एल्वोली से, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया गया और ऑक्सीजन यहाँ से एब्जॉर्ब कर दिया गया। अब ये क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ऑक्सीजन ले लिया ना, तो ये ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही यह ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो गया, आगे ये टिश्यू की ओर, सेल्स की ओर चला गया। अब दो प्रोसेस है, समझ में आता है। हम अभी तक सब कुछ अभी तक कंप्लीट नहीं पढ़ना है आपको यहाँ तक रेस्पिरेशन बस एल्वोली तक है, ये समझना है कि एल्वोली में क्या होता है, नोज में क्या होता है। अब यहाँ से क्या देंगे, इनहेल किए, फिर यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज हुआ वो एल्वोली से लंग्स में आया, लंग्स से नोज में आया और यहाँ से बाहर एक्सहेल। तो अब सबसे पहले कहते हैं रेस्पिरेशन की क्या रोल, रेस्पिरेशन का क्या रोल है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक अस रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है, हम क्यों रेस्पायर करें, रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है। कहता है इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड बॉडी एंड यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फॉर सेलुलर नीड। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन अभी तो समझे, वही रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या कहता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजनेटेड एयर, वैसा एयर जिसमें ऑक्सीजन की अबंडेंट हो, ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में बहुत ज्यादा हो, ऑक्सीजनेटेड एयर इनहेल किया जाएगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड एयर आउटसाइड यानी आउटसाइड बॉडी यानी एटमॉस्फेयर से सेकेंडरी ऑर्गन सब सुनेंगे, नोज से इनहेल किया जाएगा। इसके बाद यह जो ऑक्सीजन है यूज होगा। मैंने कहा था ना कि हमें एल्वोली तक छोड़ना है, बट इसकी डेफिनेशन में कहता है, इसका डेफिनेशन आपका एनसीईआरटी कहता है एंड इट इज यूज्ड टू ब्रेकिंग डाउन फूड फॉर सेलुलर नीड। अब ये जो ऑक्सीजन गया, इस ऑक्सीजन को जो फूड खाते हैं ग्लूकोज के रूप में,
C6H12O6 इसको ब्रेक डाउन करना और इसको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर पेरेंटल। ग्लूकोज कैसे बना था? प्लांट क्या लिया था? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया था, ग्लूकोज बना था। तो वो तो फोटोसिंथेसिस हो, जो पढ़ेंगे। अब रेस्पिरेशन मतलब क्या हो रहा है? इस ग्लूकोज को तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में वाटर में बदलना, और जो एनर्जी मिला, क्योंकि कार्बन जब टूटेगा तो एनर्जी निकलेगा, उस एनर्जी को बॉडी की अदर लाइफ प्रोसेस के लिए यूज होना क्या कहलाता है? क्या होगा? रेस्पिरेशन। अब इसमें आगे हम समझेंगे, कि बेसिक समझ में आ रहा, बस अभी रेस्पिरेशन का डेफिनेशन समझना है। पूरा रेस्पिरेशन के बारे में समझेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन समझेंगे हम। ये एक बार पूरी टॉपिक समझने के बाद फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर समझेंगे। वैसे तो चैप्टर वाइज करेंगे, एक बार ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इस चैप्टर को खत्म होने के बाद, फिनिश होने के बाद क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या ट्रेंड है ये समझेंगे, और उस क्वेश्चन का बेटर देन द बेस्ट आंसर कैसे लिखेंगे, कहां पर किस टाइप का डायग्राम बताएंगे, ये भी बताएंगे किस टाइप का डायग्राम कहां बनाना है ताकि आपका आंसर बेटर लगे। भाई जाते हैं होटल में, समोसे सभी खाते हैं, रसगुल्ले सभी खाते हैं, बट कुछ जगह के समोसों का स्वाद अलग होता है, तो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि भाई ये स्वाद वहाँ का समोसा बहुत अच्छा, तूने खाया? नहीं यार मैंने नहीं खाया। बोले मैं खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वही हाल एग्जामिनर का है। जिस तरह से जो समोसे बनाने वाला हलवाई है, स्वीट मीट सेलर, स्वीट मीट मेकर कहिए, जो स्वीट मीट मेकर यानी हलवाई है, बढ़िया मसाला डालता है, ओरिजिनल मसाला लाता है ना, उसकी अच्छी बढ़िया रेशियो में उसको मिक्स करता है ताकि अच्छा बने, स्वादिष्ट बने। उसी तरह से आपको भी अपने आंसर को अच्छी तरह से हाईलाइट करना है, सजाना है। एग्जामिनर जैसे ही पेज पलटे, एग्जामिनर के हाथ में जैसी आपकी कॉपी आए, हर चीज वेल डिजाइन है, वेल डेकोरेटेड है। एग्जामिनर देखेंगे कहेंगे हाँ भाई वाह, आंसर तो नहीं चाहिए, जो आंसर मुझे चाहिए वो मिला, आज उन्हें चाहिए वो मिलेगा, मार्क्स आपको मिलेगा। और जो वो ढूंढेंगे वो नहीं मिलेगा। एक तो वो छोड़ दीजिए, लोग कहेंगे आपको कह रहे यार वो तो पहले से उनको आंसर सीट मिलता है। आंसर वो भी तो टीचर है ना, ही टू हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड ना, तो वो ठीक है, उसके अराउंड होता है, उसमें स्पेसिफाई होता है, मार्किंग स्कीम रहता है, वो पहले से आपको पता है कि ये स्टेप बनाइएगा हाफ मार्क्स मिलेगा, ये स्टेप बनाइएगा हाफ मार्क्स मिलेगा, ये स्टेप बनाइएगा 1 मार्क्स होंगे। बट फिर भी हर क्वेश्चन में देखिएगा फाइनली 1 मार्क्स उनके हाथ में होता है आंसर के लिए। अब वो 1 मार्क्स में क्या होता है वो देखते हैं, आपने सबसे अलग किया तो फुल मार्क्स मिला, नहीं किया हाफ मार्क्स मिला। अब आप एक बात बताइए, सपोज कीजिए 30 से 32 क्वेश्चन है, अगर 0.25 मार्क्स भी 0.25 मार्क्स, एक चौथाई नंबर की बात करते हैं, 0.25 मार्क्स एवरेज भी, अगर एवरेज 0.25 मार्क्स कोई बड़ी बात नहीं होती है, 0.25 मार्क्स में रिड्यूस हो जाता है तो आपको 8 से 10 नंबर, और 8 नंबर कम तो 10% आपका वेटेज पहले ही ऑलरेडी। इसलिए पॉइंट को समझिए, हम ये देखेंगे कि हम कहाँ गलती करते हैं, आप ये भी समझेंगे। पूरे आंसर्स जब होगा तो बताएंगे कि आंसर कहाँ लिखना, कैसे लिखना, आपको सब लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, इम्प्रूव। आगे बात करते हैं तो पॉइंट आता है फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? वे ऑर्गेनिज्म जिनका पूरा का पूरा बॉडी एक सेल का बना होता है, वे ऑर्गेनिज्म, ये इसके बारे में पता है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। 9th क्लास में आपको सर पढ़ाए होंगे, एक वेल डेवलप्ड सेल होते हैं, और सेल बायोमोलिक्यूल्स के बने होते हैं।
बायोमोलिक्यूल्स कार्बन कंपाउंड्स के बने होते हैं, ठीक है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है इनमें ये चूंकि साइज बहुत छोटा होता है, डिफरेंशिएशन नहीं होता है, डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इसीलिए ऑर्गेनिज्म है क्या क्या इनके पास नहीं होता है, नो स्पेसिफिक ऑर्गन, नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। इनके पास रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता। नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग फूड, टेकिंग फूड और रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट। इट मीन्स कह सकते हैं कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे हैव कॉम्पैक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। फिलहाल जान लीजिए इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम तो होता ही नहीं है, साइट ऑफ डाइजेशन होता है जहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, फूड वहां जाता है, जैसे अमीबा के लिए फूड वैक्यूल बनता है, तो फूड वैक्यूल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, डाइजेस्ट हो गया और डाइजेस्ट होने के बाद न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिया, सेल ऑर्गेनल एब्जॉर्ब कर लिया और जो बचा उसको बाहर फेंक दिया। तो कह रहा है इसमें उसमें फूड टेकिंग, फूड लेने के लिए या वेस्ट रिमूव करने के लिए कोई क्या स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है ना। हैव नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर, यहाँ लिख लीजिए नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर, स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर। इनके पास स्पेसिफिक ऑर्गन किसके लिए होता है, ना तो फूड लेने के लिए होता है और ना ही फूड रिमूव के लिए होता है। क्यों? अब यहाँ पर रीजन आता है क्यों, तो कह रहा इट इज ड्यू टू द रीजन दैट इंटायर सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर। पूरा का पूरा सरफेस एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है और जिस जगह पर आवश्यकता होती है वहां पर से उसी पार्ट से सब्सटेंस इन या आउट हो जाता है। सब्सटेंस या तो ऑब्जर्व कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं, इसको जहां पर जरूरत होता है तो कोई जरूरत नहीं। जैसे अगर अमीबा की बात कीजिए, अमीबा की बात कीजिए, अमीबा को फूड की जरूरत है तो बाहर से डायरेक्ट ले लीजिए, यहाँ फूड मिला यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया यहाँ मिला, यहाँ से ले लिया यहाँ मिला। अमीबा के बारे में बताया था हमने सर क्या कि अमीबा का कोई डेफिनेट शेप होता ही नहीं, अमीबा का कोई डेफिनेट शेप होता ही नहीं है। व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स दैट पूरा बॉडी, पूरे बॉडी में कहीं से भी सब्सटेंसेस को इंटेक कर सकते हैं, एक्सीडेट कर सकते हैं। तो कोई इनके अच्छा रेस्पिरेशन पूरे बॉडी से करेंगे। अब रेस्पिरेशन क्या करेंगे, तो ऑक्सीजन तो रेस्पायर करेंगे नहीं, ऑस्मोसिस होगा, इनमें ऑस्मोसिस होगा, इनमें ऑस्मोसिस होगा। बाहर वाटर ज्यादा है, अंदर वाटर कम है तो वाटर अंदर क्यों है, वाटर के साथ इंटेंट है। अंदर वेस्ट मटेरियल ज्यादा है तो यहाँ से बाहर निकल रहा, ऑस्मोसिस हो। तो इनके लिए स्पेसिफिक ऑर्गन की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि इनके बॉडी पूरे इंटायर सरफेस क्या है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, एरोबिक है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, एक्वेटिक है वाटर के कांटेक्ट में। तो जहां है वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डायरेक्ट वो एटमॉस्फेयर से सब्सटेंसेस का एक्सचेंज कर पाने में सक्षम होते हैं, एबल होते हैं। That's why unicellular organisms have no specific organ for respiration, taking food or removal of waste. That is कहते हैं, कह सकते हैं कि have no separate organ for, no specific organ or specialized, no specialized organ for किसके लिए नहीं होता, ना तो न्यूट्रिशन के लिए होता है, ना रेस्पिरेशन के लिए होता है, ना रेस्पिरेशन के लिए होता है और ना ही एक्सक्रीशन के लिए होता है। एक जान लीजिए कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म बने थे वो सिंपल ऑर्गेनिज्म तीन ही लाइफ प्रोसेस करते थे, क्या, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, बस इसी की जरूरत थी।
सिंपल ऑर्गेनिज्म माने थे, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम, माइग्रेना है ना, इनको क्या चाहिए? एनर्जी। अब इसके लिए तीन ही प्रोसेस हो गए, जानिए तीन ही लाइफ प्रोसेस होगा, चौथा लाइफ प्रोसेस नहीं होगा। अब चौथा लाइफ प्रोसेस टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इनको सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो अगर उस ऑर्गेनिज्म का सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उनमें तीन लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रिएशन, और ये तीनों का तीनों जो प्रोसेस है वो किससे होगा? उनके मेम्ब्रेन से होगा। अब मेम्ब्रेन से हो रहा है कि इनको कोई स्पेसिफिक ऑर्गन की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म समझ में आ गया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ऑर्गन सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती, इनमें ऑर्गन नहीं होता, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, इनमें स्पेसिफिक प्लेस होता ही नहीं है। यानी इनके ऑर्गेनल अमीबा के तो खासकर बात कीजिए, फूड मिला, फूड इनहेल किया, वही फूड वैक्यूल बन गया। अब जो वेस्ट मटेरियल बना, वेस्ट मटेरियल जो बना, एक सेक्रेटरी सिस्टम बन गया, वो स्किन के पास आया, वहां से डिफ्यूज हो गया, बाहर हो गया। अब इसमें कहीं आप देखिएगा, कहते हैं क्या कि ये जो अमीबा है वो उनके जो अमीबा का जो मेम्ब्रेन है रप्चर होता है, रप्चर वगैरह कुछ नहीं होता, इनके ये जो वेस्ट प्रोडक्ट बना वो डिफ्यूज आउट हो गया, डिफ्यूज आउट लेंगे सिंपल सब्सटेंस। और एक जान लीजिएगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने से छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म को, सिंपल ऑर्गेनिज्म को ही वो इंजेस्ट करेगा, फूड के रूप में यूज करेगा। आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कीजिए। अब मान लीजिए कि इनका बॉडी कॉम्प्लेक्स होता है, इसका बॉडी कॉम्प्लेक्स होता है। देखिए सबसे पहले अब थोड़ा सा ऑर्गेनिज्म की बात कीजिए, तो पहले सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, सेल लेवल ऑर्गेनिज्म बने, यानी एक वेल डेवलप्ड सेल बने। इसके बाद टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म बने, ये लेवल सब पढ़ना है। उसके बाद ऑर्गन लेवल ऑर्गेनिज्म बने, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनिज्म बने। जैसे हम लोग क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ ऑर्गन लेवल तो आप नहीं कर सकते, टिश्यू लेवल को सीधा लीजिए, ऑर्गन सिस्टम लेवल, क्योंकि ऑर्गन लेवल और कुछ होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं होता। अब इक्के दुक्के है वैसे भाई एटमॉस्फेयर में होता, पता नहीं चला, वो हो सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, पर टिश्यू लेवल के बाद आ जाइए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनिज्म। तो जैसे जैसे इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आई, अब कॉम्प्लेक्सिटी आने के बाद बॉडी सरफेस का पूरे मतलब इंटायर ऑर्गन्स का या इंटायर सेल का उस ऑर्गेनिज्म, जैसे अब ह्यूमन बॉडी की बात कीजिए, ह्यूमन बॉडी के जितने भी सेल हैं वो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में तो हो नहीं सकते। अब फॉर एग्जांपल अपना लंग्स है, अब ऐसा तो नहीं कि लंग्स डायरेक्ट कांटेक्ट में है, एल्वेओली बाहर कांटेक्ट में है, और एल्वेओली क्या कर रहा है, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहा है, ऐसा तो है। एल्वेओली डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से तो नहीं ले रहा है एयर, एल्वेओली कहाँ से ले रहा है, तो एयर इनहेल हो रहा है और वो लंग्स में जा रहा है, लंग्स से एल्वेओली में जा रहा है, वहां एक क्षेत्र। तो वही कहता है कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होगा, और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जितना भी सेल है वो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं। अब इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात कीजिए, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुआ है, ऑर्गन सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की डेवलप की रिक्वायरमेंट है। अब पहले समझिए ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, समझे थे लास्ट प्रीवियस क्लास में हम बात की। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स होता है ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ऑर्गन ऑफ ऑब्जर्प्शन टू द ऑर्गन ऑफ यूटिलाइजेशन। कहीं से ऑब्जर्व हो रहा है,
कहीं पर यूटिलाइज हो रहा है। फूड हम लोग खा रहे हैं, माउथ च्यू कर रहा है, इसोफेगस स्वेलो ऑन कर रहा है ना। फिर स्टमक उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहा है, अदर डाइजेस्टिव एंजाइम दे रहा है, एसिडिक मीडियम प्रिपेयर कर रहा है, पैंक्रियाज पैंक्रिएटिक एंजाइम डाल दे रहा है, विलाई एब्जॉर्ब कर रहा है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहा है, ब्लड में मिक्सअप हो रहा है, सेल में जा रहा है, और सेल के माइटोकॉन्ड्रिया उसको यूटिलाइज कर रहा है, कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे वो सिंपल में बदल रहा है, फैट एमिनो प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल रहा है, फैट फैटी एसिड में बदल रहा है, आपका ग्लूकोज शुगर मॉलिक्यूल। तो अब इनमें क्या होता है कि सब्सटेंसेस जहां पर बनते हैं वहां से उनको दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना होता है। अब ट्रांसफर अगर करने की बात हुई तो फिर उनको एक चैनलाइज्ड सिस्टम चाहिए, चैनलाइज सिस्टम चाहिए, एक चैनल प्रॉपर चैनल बने कि वहां से गया, 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 फाइनली वहां बना, वेस्ट मिला, वहां से वहां गया, गया गया गया, चैनलाइज सिस्टम हो। अब इसीलिए कहता है कि इनको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि साइट ऑफ प्रोडक्शन और साइट ऑफ यूटिलाइजेशन दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। फूड जो डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड डाइजेस्ट हुआ, फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन तक गया और स्मॉल इंटेस्टाइन का विलाई एब्सॉर्ब किया, विलाई ऑब्जर्व किया। अब विलाई में वो तो यूज होना नहीं है, विलाई में तो यूज होना नहीं है, यदि विलाई में यूज होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसको यूज तो होना है जाकर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अब ये आवश्यक है कि वो अच्छा, और ऐसा तो नहीं कि सारा सेल एक ही जगह पर है, स्टमक ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपका यहाँ पर, ये डाइजेस्टिव सिस्टम उस न्यूट्रिशन को हमारे हैंड में के स्टिप तक आना है, पूरे लेग से होता नीचे टो तक जाना है, पूरा ब्रेन तक आना है, पूरा बॉडी में सर्कुलेट करना है, पूरे बॉडी में ट्रांसफर करना है। हर सेल को जरूरत होती है उस सेल तक पहुंचाने के लिए एक वेल चैनलाइज्ड ट्यूबुलर सिस्टम होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। पढ़ेंगे इसको, पढ़ेंगे इसमें आर्टरीज होता है, वेन्स होता है, हार्ट होता है, ब्लड में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं वो देखेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। अब कहता है कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी अगर लाइफ प्रोसेस होगा, चाहे वो डाइजेशन की बात कीजिए, डाइजेशन, रेस्पिरेशन हो, ठीक है, डाइजेशन हो या रेस्पिरेशन हो, यहां पर वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, वेस्ट प्रोडक्ट बनना ही बनना है, वैसा प्रोडक्ट अवश्य बनेगा जिसको हमारे बॉडी की आवश्यकता नहीं। अब यदि ये वेस्ट प्रोडक्ट रह गया तो पहले या तो स्वयं टॉक्सिक हो सकता है, बहुत ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट है जो टॉक्सिक है, और यदि नहीं भी है तो फिर हमारे बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिकम्पोजर्स है, डिकम्पोजर्स है, वो क्या करेगा, इस वेस्ट प्रोडक्ट को डिकम्पोज करेगा। आज जब वेस्ट प्रोडक्ट को डिकम्पोज करेगा हार्मफुल सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस बनाएगा। इसीलिए आवश्यक है कि जो वेस्ट है उसको मोमेंट निकाल दिया जाए। तो उसको निकालना भी है, तो उसको निकालने के लिए क्या हो जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये इंट्रोडक्शन था, ये पूरा इंट्रोडक्शन था। इस इंट्रोडक्शन में हम समझे, इस इंट्रोडक्शन में हम समझे कि पढ़ना क्या है लाइफ प्रोसेस में। इंट्रोडक्शन केवल बताया कि लाइफ प्रोसेस पढ़ना क्या है। अब लाइफ प्रोसेस में जो आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है ये समझेंगे हम। व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन का सिंपल मतलब, अगर न्यूट्रिशन की बात करते हैं
सिंपल मतलब क्या होता है? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। अब प्रश्न है न्यूट्रिएंट क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट इनसाइड द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको लिखिए डेफिनेशन को, इज द मोड ऑफ intake of nutrients inside the body of a living organism is known as nutrition। अब यहां पर बहुत बड़ा है, तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया? न्यूट्रिएंट का किसी लिविंग बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर ले जाना न्यूट्रिशन का है। अब न्यूट्रिशन के टाइप से पहले एक टर्म आया न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या है? वाटर न्यूट्रिएंट्स, वाटर न्यूट्रिएंट्स। तो एवरीथिंग दैट or a substance that our body need to complete their life process, everything that our body need to complete the life process, that is for growth। आप इसको आप ऐसा भी करते हो, लाइफ प्रोसेस कर दीजिएगा तो बड़ा अनस्पेसिफिक हो जाएगा, इसको स्पेसिफिक में लाइए। न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट एवरीथिंग that our body need to maintain and repair tissue और cells। ये न्यूट्रिएंट होता है, वो कोई भी चीज जो हमारे बॉडी के टिश्यू को, हमारे बॉडी की सेल को रिपेयर करेगा, उसकी सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखेगा, ग्रोथ को मेंटेन करेगा, टिश्यू सेल और मेंटेन ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। पढ़े थे ना हम लोग? ग्रोथ से वर्ड आपको आया, ग्रोथ क्यों जरूरी है हमारे बॉडी के लिए? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेफिनेशन में है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन था ग्रोथ रिलेट, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें ग्रोथ होता है। तो कहता है क्या कि वो सभी चीजें जिसे हमारे बॉडी की जिसकी आवश्यकता हो, टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, मेंटेन के लिए, नए टिश्यू को बनाने के लिए, हम लोग पढ़े थे ना कि रेट ऑफ फॉर्मेशन मोर देन रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। तब ये होता है जिसे कहते हैं चाइल्डहुड में रेट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन एडल्टहुड, और रेट ऑफ फॉर्मेशन लेस देन रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन कब होता है? ओल्ड एज में। तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट वही है जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल, वो सारे सब्सटेंस जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल को मेंटेन करते हैं, जो सेल के बनने की प्रक्रिया को के लिए जरूरी होता है, जिनके कारण सेल की बनने की प्रक्रिया चलती रहती है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट। है। अब न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया? मोड ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट वो कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, किस प्रकार का सब्सटेंस लेते हैं, वो सारा आंसर किसे मिलेगा? वो न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन होता कितने टाइप का है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो आप तो वैसे कई तरह के न्यूट्रिशन पढ़े होंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। बट न्यूट्रिशन बस दो पार्ट में क्लासिफाई कीजिए। एक हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एक ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हेटेरोट्रॉपिक। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी आप कई पार्ट में बांट लीजिए, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक का ही मतलब क्या होता है? जो अपना फूड सिंपल
इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करके खुद अपना न्यूट्रिशन प्ले करता है, न्यूट्रिएंट लेता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदल करके अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर ले, दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इसके बाद होता है जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना, उस पर जो ऑर्गेनिज्म जीवित रहता है, सर्वाइव करता है, जिसको उसकी जरूरत होती है, हेटरोट्रॉफिक में हेटरोट्रॉफिक में आ गई। तो दो ही तरह है ना। अब ऑटोट्रॉफिक की बात करनी है तो ऑटोट्रॉफिक में आपको सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम बात करेंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन लिख लीजिए कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism obtain their nutrient by converting simple inorganic substance to complex organic substance। ठीक, वेरी गुड। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या कहता है? न्यूट्रिशन का वह मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट, ध्यान दीजिए, न्यूट्रिएंट कहां से लेता है? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। वह न्यूट्रिशन का वह मोड जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करके अपना न्यूट्रिएंट प्राप्त करता है। क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। चलिए ठीक है, सिंपल ये लिखा हुआ है आपका। अब देखिए एनसीईआरटी के मैं सेंटेंस आज मैं एनसीईआरटी बुक साथ में रखे हुए हूँ, सो दैट मेरा प्रयास यही है कि आपका एनसीईआरटी का पार्ट छूटे नहीं, हम उनको एक्सप्लेन करें, हर टर्म को समझे। देखिए अब क्या करता है, आप चाहे तो बुक लेकर के और देखिए, जो टर्म नहीं समझ में आता मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ठीक, पूरा एक्सप्लेन यहाँ से एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ से ऐसा नहीं पढ़ा सकता हूँ। एनसीईआरटी को समझेंगे क्वेश्चन कहाँ से आता है। आप एक चीज जान लीजिए, मेरा कमिटमेंट है आपसे कि एनसीईआरटी का हर डायग्राम, हर पिक्चर, हर डाटा यूज करेंगे, याद करेंगे, जहां से क्वेश्चन आ सकता है। आप पूछिए कहां से पूछे, आप सारा बुक साइड कर लीजिए, आप एनसीईआरटी बुक रखिए और मेरी वीडियो लेक्चर देखिए, कंप्लीट कीजिए। ठीक, अगर इससे पहले कुछ पॉइंट्स समझ में नहीं आ रहा तो अगर आप कहेंगे हमें तो हम इससे पहले का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी करवा देंगे, बट चूंकि वो समय नहीं है तो उन्हीं चीज़ों को मैं लाइन बाय लाइन करवाऊंगा जहां से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है। अब ऑटोट्रॉफिक क्या कहता है, देखिए क्या रहा, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। पहला पॉइंट लिखा है, देखिए पॉइंट अनऑर्गेनाइज्ड। ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपके एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 95 पे है, पेज नंबर 95 है ना, लास्ट पैराग्राफ, टॉपिक नंबर 6.2.1 क्या कहा है? 6.2.1 फर्स्ट लाइन कहता है कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। इस मीन ये बात कर रहा है फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के बारे में दो बात बतला रहा है, फोटोसिंथेसिस के बारे में दो बात बतला रहा है। पहला बात बतला रहा है कि फोटोसिंथेसिस कौन करता है, फोटोसिंथेसिस कौन करता है? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करता है। यानी क्या है फोटोसिंथेसिस, क्या है तो मोड ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी,
मोड ऑफ obtaining energy, mode of, it is a mode of obtaining energy by carbon, energy by autotrophs using carbon. कार्बन का यूज कर, फोटोसिंथेसिस क्या है, कार्बन का यूज कर ऑटोट्रॉफ को एनर्जी प्राप्त करना। कार्बन का यूज कर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म समझ लीजिए, जिसे जनरल वे में समझिए, ग्रीन प्लांट है, सम एल्गी हो गया, कुछ एल्गी हो गया, साइनोबैक्टीरिया है, तो ये सब क्या है, एक ऑटोट्रॉफ है। तो ऑटोट्रॉफ कार्बन का यूज कर एनर्जी ऑब्टेन करता है, और इस एनर्जी ऑब्टेन करने का ही जो प्रोसेस है, प्रक्रिया क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। दूसरा टर्म अगर फोटोसिंथेसिस को कहते हैं तो डेफिनेशन में आएंगे, डेफिनेशन में कहेंगे कि सिंथेसिस ऑफ फूड by autotrophs using sunlight या light, using light, फोटो मीन्स लाइट। जहां भी वर्ड आता है फोटो, तो फोटो मीन्स लाइट। आगे समझेंगे, फोटोलाइसिस लाइट से टूटना, फोटोसिंथेसिस लाइट से बढ़ना, फोटोकेमिकल रिएक्शन induced by light, photoelectric effect produced by light। तो फोटो जहां भी आएगा लाइट, फोटो। सिंथेसिस मीन्स होता है टू प्रोड्यूस। तो मोड टू प्रोड्यूस फूड using light is photosynthesis. Synthesis of food by autotroph using light is photosynthesis. चलिए आगे क्या करा? It is a process by which autotroph take in substances from outside and convert them to a stored form of energy. देखिए यही बता रहा है फोटोसिंथेसिस क्या है, वह प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म आउटसाइड से सब्सटेंस लेता है, आउटसाइड द बॉडी टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड से क्या लेता है बेटा, तो आउटसाइड से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आउटसाइड से लेता है वाटर। आउटसाइड से क्या लेता है बेटा जी, कार्बन डाइऑक्साइड, और आउटसाइड से क्या लेता है, वाटर। तो वह प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म बाहर से सब्सटेंसेस लेता है, उसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर स्टोर कर देता है। अभी बता रहे न्यूट्रिशन का मतलब ही क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ प्रोसेसेस के लिए एनर्जी जिस प्रोसेस से ऑब्टेन करता है, obtaining energy to complete life process, न्यूट्रिशन। तो ये क्या करता है, कैसे समझ लीजिए, फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जिसमें ऑटोट्रॉफ बाहर से सब्सटेंसेस लेता है और एनर्जी के रूप में अपने बॉडी में स्टोर कर लेता है, दैट इज द प्रोसेस। चलिए यहां से एक पॉइंट लिखिए, फोटोसिंथेसिस is the process of taking in substances ब्रैकेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर फ्रॉम आउटसाइड पहला प्रोसेस ऑफ
converting them to energy and storing in their body as energy। समझिए इस चीज को। फोटोसिंथेसिस वैसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म बाहर से सब्सटेंस लेता है, उस सब्सटेंस को एनर्जी में कन्वर्ट करके और बॉडी में स्टोर कर लेता है। क्यों स्टोर कर लेता है? सो दैट अदर लाइफ प्रोसेसेस में उसका यूज हो सके और वो एनर्जी बिकॉज बेटा नो एनर्जी नो लाइफ, एनर्जी के बिना तो लाइफ है। अब एनर्जी कहाँ से मिलेगा? फूड से मिलेगा। पढ़ेगा एनर्जी फूड से मिलेगा। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट क्या करता है? बाहर से सब्सटेंसेस लिया, उसे एनर्जी के रूप में कन्वर्ट किया और अपने बॉडी में के अंदर स्टोर कर दिया। चलिए आगे क्या करता है? दिस मटेरियल टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर व्हिच इज कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए आगे क्या करता है। चलो सुनाइए जी। देखिए अब आगे फोटोसिंथेसिस में क्या करता है? पॉइंट बिल्कुल एनसीईआरटी पॉइंट पढ़ते जाइए। 6.2.1 का ही पॉइंट है, साफ लिखा हुआ है और यहां से बाहर नहीं जाना, बस चीजों को समझिए। अब आगे क्या कहता है? नेक्स्ट लाइन कहता है द मटेरियल टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो फोटोसिंथेसिस के लिए मटेरियल क्या लिया जा रहा है? फोटोसिंथेसिस इसके लिए रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल क्या है बेटा? रॉ मटेरियल इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर बोले तो रॉ मटेरियल। अच्छा और क्या कहता है? कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट, यानी CO2 गैस एंड वाटर इज कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट। देखिए फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, लेकिन फाइनली हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलता है। ग्लूकोज के रूप में प्लांट से नहीं मिलता है। सेल सैक होता है, वो आगे पढ़ेंगे कि ग्लूकोज बनता है, ग्लूकागॉन के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है, स्टार्च के रूप में स्टोर होता है और फिर वही स्टार्च आगे चलकर क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट। तो कह रहा है कि CO2 गैस एंड वाटर कार्बोहाइड्रेट में के रूप में कन्वर्ट होता है एंड द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब किसमें कन्वर्ट, किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट करता है? तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब ये फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ पॉइंट बता रहा है। पहले क्या कहता है? क्या जरूरत होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या हो गया? ये रॉ मटेरियल। आपसे पूछे कि फोटोसिंथेटिक रॉ मटेरियल क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फोटोसिंथेटिक रॉ मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट क्या है? तो ये प्रोडक्ट के रूप में बना, क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट है। इसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए किस चीज की जरूरत होती है? तो एक कैटलिस्ट की जरूरत होती है। अब कैटलिस्ट क्या होता है समझेंगे। तो वो कैटलिस्ट क्या है? सनलाइट और क्लोरोफिल, जिसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। हम आपको समझाएंगे कैसे, कहाँ इसका क्या रोल है। हालांकि 11वीं क्लास में पढ़ना है आपको। सनलाइट का क्या रोल है, क्लोरोफिल का क्या रोल है, क्लोरोफिल कितने टाइप का होता है, किस प्लांट में कौन सा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल किस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ प्लांट का लीफ डार्क ग्रीन होता है, कुछ प्लांट का लीफ लाइट ग्रीन होता है, कुछ प्लांट का लीफ पेल ग्रीन होता है।
कौन सा क्लोरोफिल? बहरहाल अभी इस चक्कर में इनके जवाब ढूंढेंगे बाद में 11th क्लास में। अभी फिलहाल हम समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं, हमें पॉइंट यहाँ पर समझना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर की आवश्यकता होती है जो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, और उसके लिए क्लोरोफिल और सनलाइट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ और हमें क्या ध्यान में आया कि द प्रोसेस इन विच, यहाँ से और डेफिनेशन लिखिए, फोटोसिंथेसिस is a process in which carbon dioxide gas and water is converted to कार्बोहाइड्रेट लिखा है, कार्बोहाइड्रेट लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट in the presence of sunlight and chlorophyll तो इससे क्या समझ में आ रहा है फोटोसिंथेसिस के बारे में कि वह प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर रॉ मटेरियल है जिसे जरूरत होता है, रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसमें कन्वर्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट में, फाइनल प्रोडक्ट में। किसकी आवश्यकता होती है? सनलाइट और क्लोरोफिल का कैटेलिस्ट। ठीक, ये आपका ऐसे टू द पॉइंट है, बार-बार मैं अगेन लाइन से। अब कह रहा है क्या? कार्बोहाइड्रेट बनो, तो वह प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रोसेस में सनलाइट में कन्वर्ट होता है, राइट। आगे बात करते हैं, आगे पॉइंट क्या कहा है? नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट हेड्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर प्लांट। अब कार्बोहाइड्रेट बना, कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या है? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब इस कार्बोहाइड्रेट का कहाँ यूज होता है? यूटिलाइज्ड बाय प्लांट। कौन यूटिलाइज करता है? यूटिलाइज्ड बाय प्लांट। कार्बोहाइड्रेट को प्लांट यूटिलाइज करता है, क्यों? फॉर प्रोवाइड एनर्जी, प्लांट को एनर्जी की जरूरत होती है ना। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत होती है, और ये एनर्जी प्लांट को कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। तो यहां से आप अगर क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट? व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट? व्हाट या which of the following is the source of energy for plant? 90% बच्चे आंसर गलत देंगे। अगर ऑप्शन दे देता है ए CO2 गैस एंड वाटर,